नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो कि रोजाना नहीं का कल ही एग्जाम होने वाला है मैथमेटिक्स का। उसी से संबंधित मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपको इस तरीके से दिए हैं कि इन आप अगर देखिए ये वीडियो लगभग 10 या 15 मिनट की बनेगी, लेकिन इसमें से आपके लगभग 22 से 23 अंक क्लियर हो सकते हैं। उसी हिसाब से मैंने ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेलेक्ट किए हैं, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी पड़ेगी। इसमें से आपके बहुत अधिकतर अंक के पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और वैसे तो देखिए अगर आपने जो कि अभी आपने 2020 का पेपर दिया था, अगर उसको सॉल्व कर लेते हैं और पिछले साल का जो रोजाना नहीं का था वह सॉल्व कर लेते हैं, तो उसमें से आपका अधिकतर फंस जाएगा। और वैसे भी क्या अगर आप पिछले साल का सॉल्व वैसे बहुत सारे अगर 3-4 पिछले साल के सॉल्व करेंगे 3 से 4 के, तो मैथमेटिक्स चेंज हुआ, वैसे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप 2020 और 19 के कर लीजिए, इनमें से आपका अधिकतर फंस जाएगा। ठीक है, कल के पेपर में अगर सॉल्यूशन चाहिए 2020 का तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व एसके टीच लिख देना, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार रोजाना नहीं का अगर आपको चाहिए तो आप भी वह भी सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव। वैसे आपको पता है 25 नंबर के पूछे जाते हैं, तो लगभग आपके 24 से 23 नंबर इसमें से क्लियर हो सकते हैं अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट चैप्टर में से 1 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो क्या 3 टॉपिक हैं, इनमें से ऑब्जेक्टिव पूछने की है। तो यूक्लिड विभाजन आपको पूछ सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेम का क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R होती है। ठीक है, बुक में सही तरीके से दी हुई है, तो आप उससे आप बुक जरूर थोड़ी चेक कर लीजिएगा। ये है 2019 में पूछा गया था, 404 और 96 का एचसीएफ होता है, तो ये 4 होता है। ठीक है, या आपको जिस तरीके से आपको निकालना हो, या फिर यूक्लिड विभाजन प्रेम का प्रयोग करना है तो उसका प्रयोग कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शांत एवं अशांत संख्याओं के उदाहरण दीजिए। ये 3 टॉपिक में से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा आप लोगों का। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कुछ देखिए, वैसे क्या इसका व्यापक रूप होता है 1/2 की पावर n अपॉन 5 की पावर m। ठीक है, और ऐसी हमें हर में अगर ये संख्या दिखे ना तो वो हमेशा शांत ही होती है। जैसे मान लीजिए मैं जैसे कि 1/10 का मुझे निकालना है। ठीक है, तो इसके मैं गुणनखंड करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 5 यानी 10। ठीक है, तो मुझे 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, तो यानी कि ये एक शांत संख्या है। ठीक है, या इसकी पावर 4 हो या इसकी 7 हो, इससे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि n और m कितनी भी घात हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है जो कि आपका सेकंड चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें से अधिकतर यही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। √2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको किस प्रकार पूछेगा कि √2 एक कैसी संख्या हो, तो आप लिख देना कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, या 7 में पूछेगा तो क्या कह देगा √2 एक अपरिमेय संख्या, तो आप यहाँ पर सही का टिक कर दीजिएगा, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, बस पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। और जरूर ये भी पूछ सकता है कि भाई √9 एक कैसी संख्या है, तो आप ये मत कर देना कि जो हमेशा रूट में होती है वही अपरिमेय संख्या होती है। इसका हम वर्ग खोल सकते हैं, तो हमें ये 3 प्राप्त हुई, तो ये एक ओनली परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को हम क्या रैखिक बहुपद कहते हैं। खालिस्तान में हमेशा पूछा जाता है एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो आप यहाँ पर कर दीजिए रैखिक बहुपद। ठीक है, सही जोड़ी में पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में सही विकल्प में भी बन सकता है। ठीक है, आपको पूछ लेगा कि एक घात वाले बहुपद कहते हैं, तो ऑप्शन दे देगा कि पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात, तीसरा त्रिघात और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो आपको पहला कर देना रैखिक बहुपद। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दो घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो ये द्विघात बहुपद कहते हैं। सेम प्रोसेस है पूछने की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो 3 घात वाले बहुपद को हम क्या 3 घात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब मेन बात तो ये हो गई। अब देखिए क्या एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद तो कहते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा जो कि आगे मैंने दिए हुए हैं किस प्रकार। ठीक है, मान लीजिए रैखिक समीकरण पूछे तो क्या हुआ ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। ये रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, व्यापक रूप होता है, ये हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको इधर नीचे दिया भी होगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि प्रश्नावली 2.1 में सभी शून्यकों की संख्या आपको याद करनी है। ठीक है, तो आप अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, उसमें मैंने आंसर भी आपको दे दिए हैं, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा पीडीएफ। ठीक है, लेकिन पीडीएफ देखने से पहले आपको ये वीडियो पूरी देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा क्या क्या मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसे अगर पीडीएफ पे डायरेक्ट चले जाते हैं तो फिर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो 2.1 में जो भी जितने भी शून्यकों की संख्या, जितनी भी आपको 4-5 सवाल दिए, 4 सवाल दिए हों, उनके शून्यक निकालना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो ये क्या x² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और रैखिक समीकरण जो कि मैंने पहले बता दिया था, इन दोनों में से एक ना एक पूछा ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद द्विघात बहुपद की अधिकतम
2 शून्य हो सकते हैं और त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्य हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा कि द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य होते हैं, तो आप लिख देंगे कि 2 शून्य होते हैं। ठीक है, या द्विघात बहुपद का आपको व्यापक समीकरण पूछे तो आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bxc, ये आपको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप दिया हुआ है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योगफल आपको निकालना है और गुणनफल। ठीक है, तो आप वैसे सभी लोग जानते होंगे कि, और वैसे ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद ये तो द्विघात बहुपद के लिए प्रोसेस थी। अब यहीं अगर त्रिघात बहुपद आ जाए तो इसके लिए आपको क्या करना है। त्रिघात बहुपद में क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए कर देना है, और जो गुणनफल रहता है उसमें माइनस डी अपॉन, ये 2017 में पूछा गया था। ठीक है, वैसे ये दो अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं, बट ये भी कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद ये क्या, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, अब ये इन तीनों चीज़ों में से हमेशा 2 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। किस प्रकार बनते हैं वो आपको मैं पूरी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, क्या है कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 हो तो निकाय का अपरिमित रूप से अनेकल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ तो आपको यही कहेगा, ये आपको 3 चीज़ दे दी जाएंगी, पर आपको ये पूछेगा कि निकाय का कैसा हल होगा, तो आप क्या लिख देंगे, अपरिमित हल होगा। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, या पर इसकी रेखाएं पूछे तो आप बोल दीजिएगा इसकी रेखाएं संपाती होती हैं। ये आपको युग्म पूछे किस प्रकार का है तो आप बोल देंगे संगत है। ठीक है, इसका नेक्स्ट है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2, तो ये आपको कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। तो आपको ये पूछेगा कि इसका जो हल है किस प्रकार होगा, तो इसका क्या कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, इस प्रकार रेखाएं होंगी। ठीक है, इस प्रकार आपको ये दिया रहेगा, आपको बताना है कि पूछेगा कि रेखाएं किस प्रकार होंगी तो आप बोल देंगे कि रेखाएं समांतर हैं। ये तीनों अगर पॉइंट याद कर लेते हैं तो इनमें से अधिकतर 1 या 2 नंबर का पूछा ही जाता है हमेशा। ठीक है, इसके बाद A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2, तो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये आपको दिया रहेगा, पूछेगा कि अद्वितीय हल होने के लिए क्या प्रोसेस रहती है। ये आपको ओनली ये भी दे सकता है कि अद्वितीय हल होगा तब ये किस प्रकार बनेगा, तो आप ये लिख देंगे A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2। ठीक है, और रेखाएं पूछेगा तो प्रतिच्छेदी हो जाएंगी, इस प्रकार रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। ठीक, इस प्रकार। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं 2 भिन्न वास्तविक, ये इनमें से भी एक ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि क्या B² माइनस 4AC बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर मेन ऑफ ये बात है कि आपको ओनली ये भी पूछ सकता है कि B² माइनस 4AC क्या होता है, तो इसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम विविक्तर बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो विविक्तर का मान 0 से बड़ा होगा प्लस में, तो ये क्या 2 भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, और 2 बराबर मूल होते हैं जब D बराबर 0 रहता है, यानी B² माइनस 4AC बराबर 0 होगा, और 2 वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि B² माइनस 4AC इज लेस देन 0, यानी जो D की वैल्यू होती है वो माइनस में रहती है। ठीक है, माइनस में रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको अब तो ये तो सिंपल तौर पे पूछ लिया जाएगा, अगर मान लीजिए कुछ सवाल आपको बना के दे दें, जैसे मान लीजिए कि 4x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, इसका आपको विविक्तर याद करना है। ठीक है, तो विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, B² माइनस 4AC। ठीक है, तो D बराबर आपको निकालना है, तो B² यानी कि ये A है और ये B है, B² यानी 4, 2 का करेंगे स्क्वायर तो 4। ठीक है, B² माइनस 4 इंटू 2, देखिए 4, ये तो 4 हो गया, फॉर्मूले के माध्यम से A की वैल्यू यहाँ पर 4 दी हुई है और C की इतनी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 चौके 16 दूनी 32। ठीक है, तो इसमें क्या माइनस में आ रहा है, तो यानी कि इसका 2 वास्तविक मूल नहीं होते हैं, यानी ये वाला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इस प्रकार से आपको कोई सवाल भी दे सकता है, बट आपको पता हुआ तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और जो कि द्विघात समीकरण का व्यापक जो कि समीकरण निकालते हैं, जिन्होंने दिया था उनका नाम श्रीधराचार्य है, और इनका सूत्र भी है, इसी के माध्यम से हम निकालते हैं। क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √B² माइनस 4AC अपॉन 2A। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं, इनको आपको करना है, कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं आपको, बस अगर आप ये भी पढ़कर चले जाते हैं तो आपको बहुत सारे अंक क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो आपको लास्ट तक वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखना, किसी एपी के n पदों का योगफल, आपको सीधे पूछेगा कि n पदों का योगफल का आपको सूत्र बताना है। समांतर श्रेणी यानी एपी यानी समांतर श्रेणी होती है, तो ये क्या है, s बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 अपॉन d होता है। ठीक है, यहाँ पर d सार्वंतर होता है। ठीक है, इस डी और इस डी में बहुत अंतर होता है, ये विविधतर होता है और ये सार्वंतर होता है। और हमेशा सार्वंतर वैसे 2 साल में से यही पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एपी 3, 5,
ठीक है, 3 5 7 है, तो इसका सार्वंतर निकालिए। तो सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला होता है डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, तो 5 माइनस 3 करेंगे 2 आ जाएगा। कोई भी संख्या दी हो इससे ही मतलब नहीं है, अगर सार्वंतर निकालना है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 इस प्रकार आपको करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, योगफल का हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या, हम AP के n पद अगर ओनली उसमें n पद दिया तो ये तो फॉर्मूला है, इनको तो आपको याद करना है क्योंकि इससे सवाल भी आपके सॉल्व होते हैं। ठीक है, इस प्रकार कर लेना। अब समांतर माध्य ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई आपको समांतर माध्य B बराबर ये अगर दिया है तो समान मान लीजिए ABC एक AP में है, तो समांतर माध्य यानी कि B बराबर क्या होगा A प्लस C/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस C/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पीछे का पद और आगे के पद का जोड़ देते हैं और उससे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका समांतर माध्य निकल जाता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दी हुई है जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, इनको आपको समांतर मान निकालना है, तो इनको आपको जोड़ देना और फिर आपको डिवाइड दे देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। सार्वंतर डी याद करना है, जो कि मैंने आपको इधर बता दिया है। प्रश्नावली 6.1 के रिक्त स्थान आपको पूरे के पूरे करना है, इंपॉर्टेंट है। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यदि ये आपको अंक 1 के लिए आपको एक वाक्य में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि 19 में पूछा गया था। 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्षलंब, जिसे हम ऊंचाई भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है Px1 y1 और Q। आपको ये 2 बिंदु दे तो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ, इसका ये फॉर्मूला होता है। अब बोले कि भाई आपने तो फॉर्मूला बता दिया, अगर क्वेश्चन पूछा गया तो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 दी हुई है, y की वैल्यू 2 दी हुई है, इसकी 3 दी हुई है, इसकी 4 दी हुई है। तो बस फॉर्मूला में आपको ये मान पुटअप करना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो इतना तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद इसी प्रकार ये भी मूल बिंदु से दूरी इस प्रकार आपको मान लीजिए 1 और 2 दी हुई है, तो आपको 1 + 2 का स्क्वायर कर लेना है, तो 3 आएगा। ठीक है, तो 1 + 2 1 का करेंगे तो 1 आएगा, +2 का 4 यानी 5 आएगा, √5। तो ये तो आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा, फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आप कोई भी बिंदु दे सकता है, जैसे x1 की वैल्यू 1 दिया +2/2 और इसमें आपको मान लीजिए 3 दिया हो, इसका 4/2। तो ये वैल्यू आपको जरूर नहीं कि यही सेम टू सेम दे दे, बस करने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, अब त्रिकोणमिति के सभी सूत्र आपको करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अंक 5 इसी में से पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट है, 5 अंक उसी में से आपकी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस 9 चैप्टर में से एक ऑब्जेक्टिव आता है, तो दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, इन्हीं में से आपका बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि पेड़ की छाया और उसकी लंबाई समान है तो वह 45 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। जब दोनों समान होती है तो हमेशा ध्यान में रखना 45 डिग्री का कोण ही बनता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्नावली 10.1 की सभी रिक्त स्थान करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वह बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये समान लिखना है। और अंक 4 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अभी भी पूछा गया था, पिछले साल भी आया था। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, तो ये लंब होती है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर होती है, तो आपको ये लंब कर देना है। ठीक है, त्रिज्याखंड की आपको डेफिनेशन पढ़ लेना एक बार। ठीक है, और वृत्तखंड, इन दोनों की आप पढ़कर जरूर जाना। ठीक है, थीटा बराबर 4 त्रिज्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके। और कुछ फॉर्मूले हैं कि वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। ठीक है, और थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² होता है, और कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई इतनी होती है 2πr θ/360। ठीक है, ये कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 3 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आपको दी हुई है, इनमें से एक अनुभाविक संबंध है, तो ये हमेशा पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है बहुत। क्या होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक +2 माध्य। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार कर लेना है, या आप इस प्रकार भी दे सकता है। क्वेश्चन में आपको ये 7 में बताना है कि बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक -2 माध्य, -2 माध्य। ठीक है, क्योंकि ये इधर चला गया तो माइनस में पहुंच गया। ये आप ये फॉर्मूले आपको याद रखना, क्योंकि इनमें से एक बहुलक में हमेशा 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी से हमेशा एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बहुलक का। ठीक है, तो आपको वैसे बहुलक और माध्यक इन दो को आपको अच्छी तरीके से याद करना ही करना है। फिर अगर आप चाहें तो प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पगविचलन विधि भी कर सकते हैं, बट ये दोनों कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्नावली 15.1 के कथनों को पूरा करना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कथन दिए में से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, और वह घटना जिसका केवल एक ही परमाणु प्रारंभिक घटना कहलाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, इनको आपको करना ही करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये आपको परीक्षा देने से पहले एक बार वीडियो जरूर देखना है और पूरी की पूरी देखना है, ताकि आपको पूरा समझ में आए मटेरियल क्या क्या बताया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं। बस आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से, इनमें से आपके अधिकतर पूछे जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो एक बार से फिर बोल रहा हूँ, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।